नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो असल में हर नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। कभी सोचा है कि जब स्टेट यानी कि सरकार की पावर असीमित लगने लगे, तो एक आम नागरिक के पास अपनी सुरक्षा के लिए क्या है? वो कौन सी ढाल है जो उसे किसी भी तरह की तानाशाही से बचाती है? इसका जवाब हमारे संविधान की जड़ों में छिपा है, और वो जवाब है हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ये संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो हमारा संविधान हमें मुख्य रूप से 6 ऐसे दमदार अधिकार देता है जो हमारे लोकतंत्र के 6 मजबूत खंभों की तरह हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी की ताकत को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक में है। इसका मतलब बहुत सीधा है, कानून के सामने हर कोई बराबर है। किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार, जिसे लोकतंत्र की धड़कन भी कहा जा सकता है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलता है। तीसरा पिलर हमारी मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार जबरन मजदूरी, बाल मजदूरी और इंसानों की खरीद फरोख्त जैसी हर तरह की अमानवीय प्रथाओं पर सीधी चोट करता है। अब आता है चौथा अधिकार, जो भारत की अनेकता में एकता की पहचान है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह हर इंसान को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। पांचवा अधिकार भारत की रंग बिरंगी विविधता को बचाता है। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार देता है। इसी से तो हमारा देश इतना खूबसूरत और समृद्ध बनता है। और अब वो छठा अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर बताए गए किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो ये अधिकार हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को बचाता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है रिट्स की। ये कोर्ट के वो शक्तिशाली हथियार हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट के पास ये 5 तरह के रिट हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी को पेश करो। ये किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखने से बचाता है। दूसरा है मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने का आदेश देता है। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। ये किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकता है। चौथा है सरसेरोआरी, यानी मामले को ऊपर भेजो। और पांचवा है को वारंटो, जिसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। ये किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने की वैधता पर सवाल उठाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है? क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान खुद ही इन अधिकारों पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं लगाता है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारे अधिकारों की ये ढाल कहाँ तक हमारी रक्षा करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संपत्ति का अधिकार। देखिए, जब 1950 में संविधान बना, तो ये आर्टिकल 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। लेकिन फिर 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया, और आज ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है? देखिए, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के लिए आपको सामान्य अदालतों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मौलिक अधिकारों को आसानी से नहीं बदला जा सकता, जबकि कानूनी अधिकारों को संसद साधारण कानून बनाकर बदल सकती है। इसके अलावा भी कुछ खास तरह के प्रतिबंध हैं, जैसे आर्टिकल 33 के तहत संसद हमारी सेना,
पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारों को देश की सुरक्षा और अनुशासन के लिए सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34 के तहत अगर कहीं मार्शल लॉ लगा है तो वहां अधिकार सीमित हो सकते हैं। और हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे आर्टिकल 31A। ये भूमि सुधार जैसे बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए बनाए गए कानूनों को आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन की चुनौती से बचाता है। फिर आता है आर्टिकल 31B और 9वीं अनुसूची, जो काफी चर्चा में रहती है। इसमें डाले गए कानूनों को पहले न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह छूट मिली हुई थी, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर 9वीं अनुसूची का कोई कानून संविधान के मूल ढांचे को ही नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। और आखिर में आर्टिकल 31C, ये कुछ नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP को लागू करने वाले कानूनों को आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर प्रायोरिटी देता है। एक तरह से व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के बड़े लक्ष्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो इन सब बातों को समेटते हुए इसका निचोड़ क्या है, मौलिक अधिकारों का असली महत्व क्या है और एग्जाम के लिए हमें कौन सी बातें जरूर याद रखनी चाहिए, चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों की सरकार नहीं बल्कि कानून की सरकार स्थापित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश किसी व्यक्ति की मनमर्जी से नहीं बल्कि संविधान और कानून के राज से चलेगा। एग्जाम के नजरिए से ये 4 पॉइंट तो बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, पार्ट 3 भारत का मैग्ना कार्टा है। दूसरा, आर्टिकल 32 संविधान का दिल और आत्मा है। तीसरा, ये अधिकार असीमित नहीं हैं, इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और चौथा, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक नहीं बल्कि आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल कि एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों और अपने मौलिक कर्तव्यों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।